जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है, इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, ये चौथा है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से 30 क्वेश्चन है वैसे इसमें, हालांकि थंबनेल में 20 क्वेश्चन लिखे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? दोस्तों में बताना है कि कौन सी झील रहस्यमयी झील कहलाती है इस ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रूपकुंड झील। दोस्तों रूपकुंड जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और ये बर्फ़ से ढकी हुई झील होती है आपकी, ये बर्फ़ से ढकी हुई झील है। तो आप याद रखिएगा इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है नक्की झील। नक्की झील ये राजस्थान में है, नक्की झील राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुलिकट झील, दोस्तों पुलिकट झील एक ऐसी झील है जो भारत के 2 राज्यों की सीमा बनाती है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है उसकी सीमा पर बहती है आपकी कौन सी झील है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ से इसरो अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण लॉन्च करता है। उस वो द्वीप कौन सी झील पर है? पुलिकट झील पर है। खारे पानी की झील है, बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो रहस्यमयी झील का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला, इसमें कुछ कृषि क्रांतियां दी गई हैं। पहला है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए एक ही क्रांति थी और वो थी आपकी हरित क्रांति। तो इसका तो ये सही जवाब है आपका। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और उर्वरकों के लिए आई थी भूरी क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1 3 2 4। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में पहले, तो इससे क्वेश्चन आता है आपका कि हरित क्रांति का अन्य नाम क्या है? तो HYBP हरित क्रांति का अन्य नाम है। और HYBP की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हरित क्रांति है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक है वो है आपके MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो MS स्वामीनाथन है इन्होंने एक शब्द दिया था सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? तो जवाब होगा आपका MS स्वामीनाथन ने। दोस्तों जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और इसके लिए नई नई तकनीक, नई नई उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करना है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम गेट ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गेट के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो हरित क्रांति का अन्य नाम HYBP। पंजाब, हरियाणा, यूपी ये 3 राज्य थे जब पहले फेज में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। अगला बिंदु जैसे लिखा गया इसमें श्वेत क्रांति। दोस्तों श्वेत क्रांति वर्ष 1970 में वर्गीज कुरियन के प्रयास से शुरू की गई, वर्ष 1970 में। और श्वेत क्रांति का अन्य नाम भी है आपका, वो है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का ही दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में। दोस्तों जो वर्गीज कुरियन है इन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, भारत का मिल्कमैन वर्गीज कुरियन। और भारत में जो वर्गीज कुरियन है इनका जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बिंदु और आप याद रखिएगा, जो नीली क्रांति है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1 3 2 4।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, इसमें कहा गया करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। दोस्तों ये जो करनाल बंट है ये कौन सी फसल में लगता है, तो ये जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गेहूं में लगता है करनाल बंट रोग। दोस्तों गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं रबी की फसल है, ये भी आप याद रखना, रबी की फसल में आता है गेहूं। और यहाँ पे लिखा गया आपका मटर। दोस्तों मटर जो है ये किस में आता है, दलहनी पौधों में आता है। और मेंडल ने जो अपने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे वो मटर पे ही किए थे। सरसों, भारत में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में भारत का केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और सरसों जो होता है ये कौन से फैमिली के से संबंधित है, तो सरसों जो है ये संबंधित है आपका मालवेसी से, सरसों मालवेसी। इसके बाद में धान लिखा गया है। दोस्तों धान जो है ये पूर्वी घाट पे बहुत ज़्यादा होता है और धान जो है वो मानसूनी फसल है। मानसूनी फसल को खरीफ की फसल भी कहा जाता है। दोस्तों धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेतों से मैथेन गैस निकलती है, याद रखना। धान के खेतों से निकलने वाली गैस है मैथेन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गेहूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में बताना है, तो विक्टोरिया मरुस्थल है आपका ऑस्ट्रेलिया में। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मरुस्थल और आपको याद रखने, जैसे तनामी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्सन मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्सन के अतिरिक्त सिम्पसन जो ऑस्ट्रेलिया में ही है आपका, सिम्पसन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो और है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं की धरती भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका अमेरिका में 2 मरुस्थल याद रखने, एक मोजाबे और एक सोनोरन। मोजाबे और सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर हैं, अमेरिका में है मोजाबे और सोनोरन, दोनों आप याद रखिएगा। एक यहाँ पे देश लिखा गया पोलैंड। दोस्तों पोलैंड की मुद्रा क्या है, जलोटी। पोलैंड की मुद्रा है जलोटी और यहाँ की राजधानी है वॉर्सा। भारत की बात करें तो अपना प्यारा भारत, इसमें एक सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल है वो है आपका थार का मरुस्थल। तो भारत में कौन सा मरुस्थल है आपका, थार का मरुस्थल। थार डेजर्ट ये भारत में मिलेगा। और थार मरुस्थल अरावली श्रेणी के पश्चिम भाग में है, अरावली श्रेणी के पश्चिम भाग। और थार के मरुस्थल से एक नदी बहती है, लूनी नदी थार के मरुस्थल में होकर बहती है। थार के मरुस्थल को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल माना जाता है। और थार के मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में लगता है उसका नाम है रोही मरुस्थल, या चोलिस्तान भी इसको कहा जाता है। चोलिस्तान थार के मरुस्थल का ही भाग है और ये पाकिस्तान में लगता है। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो दोस्तों भूमध्य सागर से कौन सा देश अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर अलग करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर अलग करती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट में लिख के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। दोस्तों डेविस जल संधि ये बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सही जवाब होगा आपका, बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है डेविस जल संधि। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उसमें देखिएगा दोस्तों, ये है एक मैप। और मैप में आप देखें जो आपके लेफ्ट साइड में है वो है आपका अटलांटिक महासागर, ये वाला भाग। और राइट साइड में आपके बफिन की खाड़ी। अब इन दोनों के मध्य से एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम क्या है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को भी अलग करती है। देखो आप यहाँ से ये वाला जो भाग है वो है आपकी डेविस जल संधि। तो बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है आपकी डेविस जल संधि। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं।
का सही जवाब होगा बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जावा सागर को हिंद महासागर से कौन सी चीज़ जोड़ती है? तो वो है आपकी सुंडा। सुंडा जल डमरू मध्य या सुंडा स्टेट जोड़ती है इन दोनों को। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में सुंडा। और यहाँ पे लिखा गया प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। एक और मैप दिखाता हूँ आपको दोस्तों। यह है पूरब की साइड में अटलांटिक ओशियन और ये पश्चिम की साइड में पैसिफिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक से जोड़ने वाली जो वाटर स्टेट है उसका नाम क्या है? आप एक छोटी सी वाटर स्टेट ये आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यह आपका स्टेट ऑफ मैगेलन। स्टेट ऑफ मैगेलन के द्वारा जोड़ा जाता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। याद रखिएगा, ये जो छोटा सा भाग आप देख रहे होंगे कटा कटा सा, ये आपका स्टेट ऑफ मैगेलन। तो ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो डेविस जल संधि बफन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, मांग का नियम किस पर आधारित है? क्वेश्चन संख्या 7। दोस्तों, जो मांग का नियम है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। क्वेश्चन संख्या 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरूजी ने किया था 1867-68 में। और दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई तो भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष कितनी थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये प्रति वर्ष। 20 रुपये प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, याद रखिएगा। और दोस्तों, हम बात करें राष्ट्रीय आय के बारे में तो राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। दोस्तों, नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी की एक किताब आपको याद रखनी है और वो किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत आती है एग्जाम में। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी को, दादा भाई नेहरू जी के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? तो दादा भाई नेहरू जी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और भारत में सबसे पहला व्यक्ति जिसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया, लिबरल पार्टी से थे, तो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय आपका, और वो है आपके दादा भाई नेहरू। फिंसवरी से चुनाव लड़ा था लिबरल पार्टी की ओर से 1892 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया आपका महालनोबिस। दोस्तों, महालनोबिस जयंती होती है 29 जून को, और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस महालनोबिस के बर्थडे के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस महालनोबिस अर्थशास्त्री थे भारत के, और 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे आपके महालनोबिस। और महालनोबिस ने मॉडल दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। भारत की जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसका मॉडल किसने दिया था? तो महालनोबिस के द्वारा दिया गया था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहली बार गणना की थी राष्ट्रीय आय की, वो किसने की थी? तो प्रोफेसर BKRV राव, प्रोफेसर BKV राव के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ये वैज्ञानिक आधार था इनका, तो ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रोफेसर BKRV राव ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया था। नेहरू जी का कौन सा पत्र है? तो रस्तगुप्तार, ये भी याद रखना, रस्तगुप्तार जो पत्र है वो नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, भारत में जो आर्थिक सुधार नीति थी इन्हें हम LPG रिफॉर्म भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, ये उदारीकरण की नीति 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और उस दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री हैं और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो 1991 में आई थी उदारीकरण की नीति, इसे नई सुधार नीति या आर्थिक सुधार नीति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 1992। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी कब बना था? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग भी बना था। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो आपका 1951 लिखा गया, भारत में पहली बार एशियाई खेल हुए थे 1951 में। पहली बार एशियाई खेल 1951 में हुए नई दिल्ली में। याद रखिएगा कि भारत में पहली बार एशियाई खेल शुरू हुए थे नई दिल्ली से। अगला 1974। दोस्तों भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। और प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या रखा गया था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्ध। 1974 में हमने पहली बार अपना परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों माध्यम में ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता ताप का, तो सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहता है। माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश के चाल वेग पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। दोस्तों हम बात करें प्रकाश की जो वेग है वो कितनी होता है, तो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आप याद रखिएगा। प्रकाश जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। और प्रकाश का वेग किसने मापा था? प्रकाश का वेग मापा था सबसे पहले वैज्ञानिक रोमर ने ही बताया था। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। और प्रकाश जो है ये कौन से कणों से मिलकर बना होता है? दोस्तों वैसे प्रकाश के उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत है कि प्रकाश कण भी होता है, प्रकाश तरंग भी होता है और लेटेस्ट प्रकाश एक फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रकाश का छोटा कण क्या होता है? फोटोन होता है। अच्छा, फोटोन पे कितना आवेश होता है? फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। याद रखिएगा, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब होगा कि माध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की चाल पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो क्या है? तो डायनेमो ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। तो डायनेमो ऐसा नहीं करता। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो का मतलब है जनरेटर। आप पहले उसको स्टार्ट किससे करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा देंगे उसको घुमाने के लिए, और जैसे ही कुंडली घूमेगी फिर उससे बिजली बनने लगेगी। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आपके ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन डी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। प्रकाश संश्लेषण आप सुने होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? ये कमेंट में लिख के बताना, आपके लिए आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जब किसी वस्तु को, ये कोई आप पात्र ले लें और इसमें आप कोई वस्तु डुबो रहे हैं तो उसके भार में कितनी कमी होगी? तो दोस्तों उसके द्वारा जितना पानी हटाया जाएगा उतनी कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका कि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जो मतलब जगह है वो घेरेगी या, तो इसका सही जवाब होगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर भार में कमी होगी। दोस्तों किसी वस्तु का कितना हिस्सा डूबता हुआ दिखाई देता है और कितना ऊपर रहेगा? तो 1/10 भाग डूब जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार 1/10 भाग डूब जाता है। अब हम बात करें भार की। दोस्तों भार कैसी राशि है? भार सदिश राशि है या अदिश? तो आपने पढ़ा होगा कि भार W बराबर mg होता है। अब जी जो होता है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय ग्रेविटी होती है और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जी की दिशा होती है हमेशा। अब ये नीचे की ओर आएगा, मतलब दिशा फिक्स है, तो ये कैसी हो गई आपकी? ये सदिश राशि हो गई। द्रव्यमान क्या कोई वो नहीं है, ये द्रव्यमान बिल्कुल निश्चित चीज़ है, लेकिन भार की दिशा भी वही होती है जो ग्रेविटी की दिशा होती है। तो भार भी कैसा है आपका?
एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। भार और ग्रेविटी दोनों सदिश राशि हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका कि भार भी आपकी एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, केरल में है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों चिन्नार को चिलचिला से कंफ्यूज मत करना। चिलचिला वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो नाम कुछ कुछ सेम है, चिलचिला वन्यजीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका कुरुक्षेत्र में, हरियाणा का जिला है कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे मिलेगी चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केरल में है चिनार। दोस्तों हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल में एक टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? केरल में। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, शांत घाटी नेशनल पार्क या साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है, एग्जाम में पूछा जाता है, केरल में है। और केरल में एक बांध आप याद रखें, इडुक्की, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल, केरल में इडुक्की बांध भी है, और ये पेरियार नदी पर ही बनाया गया है। दोस्तों केरल में कोचीन है, और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? तो केरल का ही सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। दोस्तों केरल में एक झील आपको याद रखें, और वो झील आपकी अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील, और एक और याद रखना बेम्बानाथ झील, बेम्बानाथ झील, ये केरल की झील है। और मैं आपको बता दूं, जो केरल है इसका एक त्यौहार है आपका ओणम, ओणम त्यौहार, ये केरल में होता है। केरल के कुछ डांस भी हैं आपके, जैसे कथकली, कथकली डांस कहाँ किया जाता है? जैसे मोहिनी अट्टम डांस कहाँ किया जाता है? मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का डांस है। उसके बाद में आपका कोलकली, मरगमकली, पुक्कली, कैकोटिटकली, और चकियार कुथू, थय्यम, थय्यम बहुत इंपॉर्टेंट डांस है केरल का, थय्यम बहुत आता है एग्जाम में, थय्यम, थुलाल, ये सारे जो डांस है वो केरल के हैं। और केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। केरल का तट मालाबार तट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़, और उसके साथ साथ मोनाजाइट, मोनाजाइट जो थोरियम कयास का, ये केरल में मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, केरल सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन भी करता है। केरल में एक जगह है आपका कोच्चि, और कोच्चि में भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय भी है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोच्चि में मसाला बोर्ड का मुख्यालय भी है। केरल की बात हो रही है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम, केरल की राजभाषा है मलयालम, याद रखिएगा। 2013 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बिहार, बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार में है आपका। ठीक है दोस्तों, बिहार का त्यौहार है छठ पूजा, याद रखिएगा। और भारत में पहली बार रबर का बांध कहाँ पर बना है? वो बना है आपका बिहार में। बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, कान्हा किसली। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना। और उसके बाद में आपका कान्हा किसली, पन्ना, बांधवगढ़, और एक आपका पालपुर कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश का एक डांस है आपका मांच, मांच डांस कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। मटकी डांस कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। जवारा डांस कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही है आपके। और मध्य प्रदेश में एक झरना याद रखना, नर्मदा नदी पर बना है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नया साल याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र के कुछ डांस बड़े फेमस हैं, जैसे लावणी, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है महाराष्ट्र का। तमाशा महाराष्ट्र का ही डांस है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का ही डांस है, पोवाड़ा। उसके बाद में धनगरी गाजा, ये महाराष्ट्र का डांस है, धनगिरी गाजा। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लेजिम डांस भी किया जाता है, लेजिम डांस। दोस्तों महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, भारत में उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है लोनार झील, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आम अनुसंधान केंद्र, सॉरी, अनार अनुसंधान केंद्र है आपका पुणे में, पुणे में नहीं, सोलापुर में, ये सोलापुर, अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। पहले यूपी था, अब महाराष्ट्र हो चुका है। गन्ना उत्पादन में, तो गन्ना उत्पादन में यूपी है, लेकिन उत्पादकता महाराष्ट्र की ज़्यादा है। महाराष्ट्र कब बना था? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना था। क्वेश्चन संख्या 14,
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर ये होता है। किसी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या है? पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो साबुन होता है वो कपड़ों से मैल छुड़ा देता है। क्यों? क्योंकि साबुन जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जल का पृष्ठ तनाव घटा देगा और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो मिल जाएंगी और उसके बाद में जो कपड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे बाहर हो जाती हैं। दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही जो सुई होती है ना, पतली सुई, वो पानी की सतह पर तैरने लगती है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 15, इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है? फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोराइट होता है, क्लोरोपाइट होता है, फ्लोरोपाइट होता है, लेकिन ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, फास्फोरस का अयस्क नहीं है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जो माचिस होती है इसमें कौन सा फास्फोरस होता है? तो माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस में। ये है एक स्ट्रक्चर, रेड फास्फोरस स्ट्रक्चर। आप देखें यह किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। तो दोस्तों जो लाल फास्फोरस होता है इसका फॉर्मूला होता है P4। देखो P चार चार आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेड फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। और रेड फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? वो होती है उसकी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय उसकी संरचना होती है। ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि लाल फास्फोरस की संरचना कैसी होती है। तो ये होती है आपकी क्वाड्रिलेटरल होती है, चतुष्फलकीय होती है। ये आप याद रखिएगा। लाल फास्फोरस मैचिस बॉक्स में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अच्छा, लाल फास्फोरस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो लाल फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कम क्रियाशील होता है, इसलिए। जबकि सफ़ेद फास्फोरस अगर हमने यूज किया तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने के कारण ये आग पकड़ लेगा बिना रगड़े ही। तो इसका सही जवाब होगा आपका रेड फास्फोरस का प्रयोग माचिस बॉक्स में किया जाता है। जवाब क्या होगा? ग्रेनाइट। ये आपका फास्फोरस का अयस्क नहीं है। दोस्तों फास्फोरस हमारी दांत और हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तत्वों के रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाई जाती है? तो ये हमें बताना है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किससे लगाते हैं? तो उसको इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संयोजकता से पता लगाया जाता है। क्योंकि जब एक दूसरे का संयोग होगा तभी हमें पता चलेगा कि क्या इनके गुण हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका संयोजकता से, बैलेंस ही। आपके लिए क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न, वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो वेल्डिंग की रोड होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम होता है और एक होता है इसमें आयरन ऑक्साइड। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो वेल्डिंग का सिलेंडर होता है, वेल्डिंग गैस, इसमें कौन सा मिश्रण होता है? वेल्डिंग गैस में किस चीज़ का मिश्रण है? तो वेल्डिंग गैस में दो गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी दो गैसें हैं? वेल्डिंग गैस में दो गैसें होती हैं, एक है आपका एसिटिलीन और एक आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होगी क्योंकि आग लगनी है, और एसिटिलीन होती है आपकी दूसरी। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण भरा जाता है वेल्डिंग के सिलेंडरों में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा जो सामान्य नाम है वो किसका है? तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहा जाता है खाने वाला सोडा, मतलब जो हम खा सकते हैं। और इसका सूत्र होता है NaHCO3, खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बिंदु और बता दूं, कभी आपने नाम सुना होगा सोडा लाइम? सोडा लाइम क्या होता है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कास्टिक सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सोडा लाइम। दोनों आप याद रखें, NaOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे सोडा लाइम। दोस्तों क्या आपको पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने इनो का नाम सुना होगा, इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है और ये हमारे पेट की जो एसिडिटी है इसको ख़त्म कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 19 की ओर लौटते हैं। संख्या 19, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला धातु कौन सा है? मतलब है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। और लोहे को जंग ना लगे इसके लिए हम जस्ते की परत भी चढ़ाते हैं इस पे, जस्ता, और इस विधि को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ताकि उसका क्षरण ना हो, वो खराब ना हो, जंग ना लगे, इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों भारत में जस्ते की खान कौन सी है? तो वह जवार की खान। राजस्थान में उदयपुर में जवार की खान है, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी है आपकी 4, ये भी आप याद रखिएगा। और हीरा कार्बन का प्ररूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्ररूप है। तांबा, दुनिया की पहली धातु जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई वो तांबा थी। और राजस्थान का जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा तांबा। तांबे की खोज कौन से युग में हुई थी? चालकोलिथिक युग में हुई थी। चालकोलिथिक युग में तांबे की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले बिंदु की ओर, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी सोखती है? दोस्तों सोडियम का क्लोराइड, नमक। आपने देखा होगा कि नमक जब गर्मी होती है तो इसमें सीलन आ जाती है ना, नमी पकड़ लेती है। तो कौन सी अशुद्धि के कारण इसमें नमी आती है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण इसमें नमी आती है, MgCl2, इसके कारण आती है नमी। वेरी इंपॉर्टेंट, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही रसायन है जिसका संबंध गांधी के आंदोलन से था। नमक कर आपने सुने होंगे 1930 में जो सबीना बग्गी आंदोलन स्टार्ट किया था वो नमक कानून को लेकर ही था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता होती है नमक में। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? दोस्तों घोल मतलब अवस्था इसकी द्रव होगी और ये द्रव के अंदर ही घुला होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका द्रव में द्रव। घोल जो होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइड विलयन होता है। अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हाइपरटेंशन जो शब्द है ये अधिक रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 22 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन। अच्छा, मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। डायस्टोल कितना होता है? 80, और सिस्टोल कितना होता है? 120। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। सूरजमुखी का जो तेल होता है ना वो हृदय चाप के लिए, जो रक्त दाब है उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उसको कंट्रोल रखेगा, नॉर्मल रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा ECG का। ECG, आपने फिल्मों में इस तरह की एक लाइनें देखी होंगी, इस तरह की लाइन चलती हुई रहती हैं, ये क्या है? यही है आपका ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की क्रियाविधि की जांच करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव के हृदय में 4 चैम्बर, डॉल्फिन के हृदय में 4 चैम्बर, घड़ियाल के हृदय या मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर, और पक्षियों के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों अल्जाइमर जो रोग है ये मस्तिष्क का रोग होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है ये तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होती हैं। और मस्तिष्क की क्रियाविधि की जांच करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों गुर्दे की बात करें तो नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे गुर्दे की इकाई होते हैं, हमारे गुर्दे की इकाई है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने व उगलने का नियामक केंद्र है? दोस्तों निगलने और उगलने का केंद्र आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी आप याद रखना, पश्च मस्तिष्क। दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है ये हमारे बुद्धि का केंद्र होता है, याद रखेंगे, प्रमस्तिष्क बुद्धि का केंद्र है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जोड़ों पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होना किसका उदाहरण है? मतलब कौन सा रोग होगा? यदि हमारे जोड़ों पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमे तो हमें रोग हो जाएगा गठिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, गठिया रोग। दोस्तों गठिया रोग में हमारे जो हड्डियों के जोड़ होते हैं इनमें एक द्रव होता है इनके बीच में, और उस द्रव का नाम है साइनोवियल।
साइनोवियल द्रव की मात्रा कम होने से यूरिक अम्ल के क्रिस्टल बढ़ जाते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण गठिया रोग हो जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, गठिया रोग हो जाता है साइनोवियल द्रव से। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि मृदुता, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य प्रयोजन क्या है? दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को प्रदान करती हैं, मतलब संक्रमण से संघर्ष करने का काम है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 15 दिन, ये 2 से 14 दिन, 2 सप्ताह मान सकते हो आप, लगभग 2 सप्ताह। चलिए अगले बिंदु की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये भी आप याद रखें। और किसी व्यक्ति के वजन का कुल कितना भाग रक्त होगा? 7% रक्त होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है, 45% उसकी सेल्स होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? दोस्तों मालवेसी कुल का पौधा कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सरसों। सरसों जो है ये ब्रेसिकेसी का पौधा होता है, ब्रेसिकेसी। सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है, ना कि मालवेसी का। सही जवाब होगा आपका सरसों। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र। अगला, अच्छा कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों 1451 में स्थापना हुई लोधी वंश की, और इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 1451 में लोधी वंश की स्थापना हुई और लोधी वंश 1526 तक चला था। लगभग 95 साल तक लोधी वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है लोधी वंश, और लोधी वंश जो है ये अफगान थे, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया सिकंदर लोधी, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन संख्या 29, इसमें कहा गया पेशवा, पेशवा के बाद में आपका भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये हमें बताना है। तो देखें 29 का, पेशवा, पेशवा जो होते हैं ये आपके कहाँ पे होते थे? पूना में होते थे। भोसले, भोसले जो होते थे नागपुर में होते थे। होलकर, होलकर इंदौर के थे आपके, तो इंदौर। और गायकवाड़ बड़ौदा, गायकवाड़ बड़ौदा। एक बार दोबारा देख लें, पेशवा पूना में, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में और गायकवाड़ बड़ौदा में। तो इसका सही जवाब बनना है आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2। इसका सही जवाब होगा 3 4 1 2, यानी कि पहला ही सही जवाब है। चलिए अगले बिंदु की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, 30 ही क्वेश्चन लेके आया था मैं। तो मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? दोस्तों पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाला व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने 1540 ईस्वी में शेर शाह के समय में पद्मावत को लिखा है। पद्मावत जो है ये राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लिखा गया एक महाकाव्य है। तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है 1540 में, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है एग्जाम में। और किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अमीर खुसरो, भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को, पैरेट ऑफ इंडिया। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। और अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आपके आज का मॉक टेस्ट। आई होप आप इसको एंजॉय कीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।